गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। आज के सेशन के अंदर हम आपके सेल बायोलॉजी के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो आपका इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, लाइफ साइंसेस का मार्च 25 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर मैंने मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, तो आज हम इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज is is not responsible is not responsible for the self sealing nature of ruptured biological membrane। ठीक है, जैसे मान लो एक मेम्ब्रेन है, एज वी नो कि मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी होती है, वो रप्चर होगी और उनके पास सेल्फ सीलिंग नेचर होता है कि खुद वो सील कर जाते हैं, मतलब जो भी रप्चरिंग है उसको वो खुद से रिपेयर कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पहला है एम्फीपैथिक नेचर ऑफ लिपिड्स या एम्फीपैथिक करेक्टर ऑफ लिपिड्स। ठीक है, एम्फीपैथिक क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक भी होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है, तो ये रीजन है आपका। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो आप लिपिड्स बनाते हो तो उसके अंदर जो टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो इंटरेक्शन भी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है हेड ग्रुप्स, क्योंकि हेड ग्रुप होता है पोलर और वाटर भी होता है पोलर। ठीक है, सो कोवलेंट इंटरेक्शन, देखो देखो कोवलेंट बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अप्रोक्सीमेटली 400 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए होती है कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर तो बॉन्ड बेसिकली कोवलेंट इंटरेक्शन अगर ब्रेक होगी तो वो नहीं बेसिकली आपस में जुड़ पाएंगी। सो दिस कुड नॉट बी द रीजन, इट कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्फ सीलिंग नेचर ऑफ रप्चर्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? इट हैज टू बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्नेयर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो जब भी स्नेयर का नाम आता है, स्नेयर का नाम आता है तो बेसिकली हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, मेम्ब्रेन फ्यूजन। ठीक है, अगर आपने सिनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में पढ़ा है कि बेसिकली जो केमिकल सिनेप्स होता है, ठीक है, टी स्नेयर्स, बी स्नेयर्स। ठीक है, जैसे टी स्नेयर को बोलते हैं हम सिंटैक्सिन, बी स्नेयर होता है सिनेप्टोब्रेविन। ठीक है, अब क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना वो कह रहा है बेस्ट डिस्क्राइब। अब बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि मे बी बाकी स्टेटमेंट्स भी उसके बारे में सही हैं। ठीक है, जो बाकी स्टेटमेंट्स भी अभी हमें ऑप्शन में दी होगी, बट जब भी स्नेयर की बात होती है ना तो आई विल गो फॉर दैट ऑप्शन जहां पर फ्यूजन की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे हमारे जब हम न्यूरो ट्रांसमिशन की बात करते हैं, केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं, सो सिनेप्टिक वेसिकल इज फिल्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जैसे सिग्नल आता है सिनेप्टिकल, जो सिनेप्टिक वेसिकल होती है इट मूव्स टुवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और वो उसके साथ फ्यूज करके अपने कंटेंट्स को रिलीज कर देती है। ठीक है, तो आई विल गो फॉर दैट ऑप्शन जिसमें फ्यूजन की बात होगी। तो वो एक ही ऑप्शन में हमें बता रहा है, इट फैसिलिटेट द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विद द टारगेट मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे मान लो मुझे बाकी बारे में नहीं पता कि बाकी उसके क्या रोल हैं, तो अगर आपको जो बेस्ट डिस्क्राइब है, ठीक है, स्नेयर की जब भी नाम होता है तब हम फ्यूजन की बात करते हैं। सो आई विल गो फॉर द सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि ड्यूरिंग द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन इन द ईआर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक जब रेटिकुलम की बात होती है, ठीक है, तो वहां पर जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की। किसकी बात करते हैं? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो अगर आपने एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में पढ़ा है तो उसमें देर आर बेसिकली 14 शुगर्स। 14 शुगर्स जो होती हैं वो बेसिकली एक एंजाइम होता है ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफेरेज दैट ऐड 14 शुगर्स टू द एस्पारेजिन रेजिड्यू। ठीक है, अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन मुझे गिवन है कि वो मेरे से पूछ रहा है कि वो जो प्री फॉर्म प्रीकर्सर होता है, ठीक है, विच इज ट्रांसफर्ड, तो उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे अब 14 है तो अब मान लो कई बार बच्चों को शुगर से याद नहीं है, तो यू कैन सी की 14 सम किस किस में बन रहा है, तो इसमें 3, 10, 13, 4, 17 बन रहा है। इसमें 2, 9, 3, 14 बन रहा है। इसमें 3, 9, 12, 3, 15 बन रहा है। इसमें 2, 8, 10 और 3, 13 बन रहा है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं भी शुगर से याद थी ना, तो आपने एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें शुगर्स का सम 14 बन रहा है। सो 2 एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन, 9 मैनोज, 3 ग्लूकोज। सो राइट आंसर विल बी योर बी। ठीक है, तो हाँ अगर और ऑप्शंस में भी 14 होता, ठीक है, जैसे एक और ऑप्शन होती जिसमें टोटल 14 बन रहा होता, फिर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शुगर्स कितनी होती हैं। ठीक है, इसमें तो बन ही नहीं रहा, इसमें फर्स्ट में 17 बन रहा है, इसमें बन रहा है आपका 15 और इसमें बन रहा है 13। ठीक है, तो इवन अगर मुझे ये फिगर भी याद होता, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था आईटी जैम के एग्जाम के अंदर, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज ईयर 2000 मे बी 17 और 18, उस टाइम ये क्वेश्चन आया था। तो एक्चुअली वो बीएससी वाले स्टूडेंट थे, तो मैंने उनको बस ये लिखवाया था कि 14 शुगर्स ऐड होती हैं, तो मैंने उनको यही नहीं बताया कि कौन सी होती हैं। तो सो मुझे भी लगा कि मैंने उनको क्यों नहीं बताया, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि एक ही ऑप्शन थी, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आपने बताया था कि 14 होती हैं बस, तो एक ही ऑप्शन ऐसी बन रही थी जिसके अंदर 14 सम बन रहा था, तो मैंने वो आंसर लगा दिया और उसका आंसर सही था। ठीक है, तो वो स्मार्टनेस थी। इवन मुझे शुगर्स के नाम नहीं पता थे, फिर भी मेरा आंसर क्या हो गया, करेक्ट आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि, अब ये ऐसा क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था जिसमें उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा जो लिपिड है वो लीस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, जैसे उसका आंसर था फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था कि जो लिपिड कॉम्पोजिशन है ऑफ टू मोनोलेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाइट डिफरेंट। एज वी नो कि लिपिड बाई लेयर होती है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, साइटोसोलिक है। कहते हैं दोनों की लिपिड कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है। दिस लिपिड सिमेट्री इज फंक्शनली रेलेवेंट। ठीक है, स्पेशली इन कन्वर्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स इनटू द इंट्रासेलुलर वंस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनका रोल सिग्नलिंग में होता है। और यहाँ पर मुझे कुछ लिपिड्स दे रखे हैं, फॉस्फेटिडाइल सेरिन, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4 फॉस्फेट, फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। अब वो कह रहे हैं कि आप करेक्टली बताओ, choose the option that correctly defines all the lipids involved in signaling and are restricted to the cytosolic phase। ठीक है, देखो फॉस्फेटिडाइलसेरिन तो हमेशा हम पढ़ते ही हैं कि फॉस्फेटिडाइलसेरिन जनरली इनर लीफलेट में ही होता है, क्योंकि अगर वो आउटर लीफलेट में होगा तो दैट विल लीड टू द एपोप्टोसिस। तो जनरली इनर लीफलेट में होता है, अंडर सर्टेन कंडीशंस वो आउटर लीफलेट में आ जाता है। ठीक है, तो फॉस्फेटिडाइलसेरिन तो श्योर है कि वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो मतलब ए तो पक्का है। अब यहाँ पर देखो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रखी है। ठीक है, जैसे अब मेरे पास यहाँ पर सिरिन है, अगर मैं सिरिन को देखूं, देखो सिरिन आपको मैक्सिमम कहाँ पर दिख रहा है, इनर मोनोलेयर में। ठीक है, ये सही है। देन आई हैव टू गो फॉर फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4 फॉस्फेट, ये भी इनर लेयर में ज्यादा है। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कॉलिन देखते हैं, कॉलिन आपको देखो आउटर मोनोलेयर में ज्यादा है, स्फिंगोमाइलिन भी आउटर मोनोलेयर में ज्यादा है, तो सी डी तो हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर सिर्फ क्या बनेगा, ए एंड बी। बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये इमेज मैंने आपको जो लास्ट हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके अंदर भी मैंने इमेज शो करी थी कि ये जो फॉस्फेटिडाइल वाला है उसमें परसेंटेज थी, इथेनोलामिन 30% है, कॉलिन 27 है, स्फिंगोमाइलिन 23 है, 15 है। तो ये जो आइनोसिटोल हैं जितने भी, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4 फॉस्फेट, 4 5 बिस फॉस्फेट, फॉस्फेटिडिक एसिड, दे मेक ओनली 5% ऑफ द टोटल फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वेस्किकुलर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। ठीक है, जैसे ये ऐसा भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग शिफ्ट में, कोप 2 वेसिकल होती है, कोप 1 वेसिकल होती है, क्लेथरिन होती है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो क्लेथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है दैट रिक्वायर्स अ रिक्रूटमेंट ऑफ अडेप्टर्स, जिसमें इसमें एक अडेप्टर होता है AP2 टू द साइटोसोलिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट सही है। The low pH environment of the early endosome leads to the dissociation of cargo from its receptor, allowing for the recycling of receptor to plasma membrane। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जब एंडोसोम की मैचुरेशन होती है तो पीएच कम होती है, तो कम होने से क्या होता है कि जिस चीज को डिलीवर करना है वो रिसेप्टर से लग हो जाता है, रिसेप्टर वापस चला जाता है। ठीक है, द लेट एंडोसोम्स विच मैच्योर इनटू लाइसोसोम आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन रीसाइक्लिंग ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन्स इन न्यूरॉन्स। ठीक है, देखो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिनेप्टिक वेसिकल से तो हम लाइसोसोम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो रीसाइक्लिंग किसकी बात करें, सिनेप्टिक वेसिकल की, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। द मल्टीवेस्कुलर बॉडी pathway involves the formation of intraluminal vesicle which sort cargo for degradation into lysosome। ठीक है, ये जिसमें कोई इमेज दिखाता हूं, क्योंकि ये जो मल्टीवेस्कुलर बॉडी होती है, जैसे ये दिखा रखे हैं ना इंट्राल्यूमिनल वेसिकल, बहुत सारी वेसिकल आई, जैसे एंडोसोम आ गया। ठीक है, यहाँ से जैसे मतलब अर्ली एंडोसोम शो कर रखा है। ठीक है, फिर लेट एंडोसोम, फिर यहाँ से शो कर रखा है कि जो प्रोटीन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब वेसिकल्स मिलके एक मल्टीवेस्कुलर बॉडी बना रही है, तो उसमें से ना सॉर्टिंग हो जाती है, जैसे कुछ चीजें एक्सोसोम से बाहर चली गई और कुछ डिग्रेडेशन के लिए चली गई। ठीक है, तो इसमें ये कहा है ना कि जो द मल्टी वेसिकुलर बॉडी इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंट्राल्यूमिनल वेसिकल विच सॉर्ट कार्गो फॉर डिग्रेडेशन इनटू द लाइसोसोम। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो बस सी स्टेटमेंट गलत है, और उसने मेरे से करेक्ट पूछे हैं, तो ABD इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसेंडिंग फेज ऑफ द नर्व एक्शन पोटेंशियल इज कोज्ड बाय। ठीक है, अगर आपने
बेसिकली इसके बारे में पढ़ा है, तो जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -70। ठीक है। तो बेसिकली आपका जैसे ही हमने, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि एक तो आपका डीपोलराइजेशन होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है आपका रीपोलराइजेशन, और एक हाइपरपोलराइजेशन भी होता है। तो जो डिसेंडिंग फेज है वो मेरा रीपोलराइजेशन है। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं कि जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, तो डिलेड ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम आयन चैनल्स। ठीक है। क्योंकि डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल ओपन होते हैं, रीपोलराइजेशन के अंदर पोटेशियम। तो डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं तो पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम तो गलत है। ठीक है। हाँ, क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। ठीक है, लीकी पोटेशियम आयन चैनल्स भी नहीं होगा। तो पहले सोडियम चैनल ओपन होते हैं डीपोलराइजेशन में, रीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल बंद हो गए, पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, तो इसका आंसर होगा ए एंड सी। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिंग एमआरएन दैट एनकोड्स यूकैरियोटिक secretory प्रोटीन टू ए सेल फ्री ट्रांसलेशन सिस्टम इनिशिएट प्रोटीन ट्रांसलेशन। मेरे पास एक एमआरएनए है और सेल के बिना, मतलब मेरे पास पूरा सिस्टम है, राइबोसोम्स हैं, जो भी ट्रांसलेशन के लिए मशीनरी है वो सब कुछ है। वो कह रहा है कि सिग्नल recognition पार्टिकल इन लो कंसंट्रेशन एंड ईआर ट्रीटेड विद 1% ट्राइटोन X100। ठीक है। अब ट्राइटोन X100 मान लो एक तरह से डिटर्जेंट है, वो तो ईआर की मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देगा। उसको हमने सेल फ्री ट्रांसलेशन सिस्टम में ऐड कर दिया, तो क्या आउटकम होगा। ठीक है, उसके लिए पहले थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली जनरली जैसे ही आपके राइबोसोम है, तो एमआरएनए लगा, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया, तो एक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल। इसका रिसेप्टर होता है कहां पर, इन द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ठीक है। तो ये राइबोसोम को वहां पे लेके आता है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि बेसिकली ट्रांसलेशन भी साथ साथ हो रही है, और मतलब ट्रांसलोकेशन भी साथ साथ होती जा रही है। ठीक है। तो पहले तो सेल फ्री ट्रांसलेशन सिस्टम था, ठीक है, आपने उसमें एस एस पी ऐड किया, ठीक है, लेकिन ईआर को तो आपने डिटर्जेंट से ट्रीट करा दिया, तो उसकी तो मेम्ब्रेन डिसरप्ट होगी, तो अब सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल जो है इट विल नॉट बी एबल टू कैरी द दिस पर्टिकुलर बेसिकली कॉम्प्लेक्स, इसमें राइबोसोम भी है, आपका प्रोटीन बनना भी स्टार्ट हो गया, उसको वो रिसेप्टर के ऊपर नहीं ले जा पाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन तो डिसरप्ट होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें वो कह रहा है कि प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, बट वो टर्मिनेट हो जाएगा पहले ही। ठीक है। प्रोटीन कहता पूरा बनेगा, इनकॉर्पोरेट होगा ईआर में, ईआर को तो आपने डिसरप्ट ही करा दिया, तो ये तो गलत है। फुली सिंथेसाइज्ड, देखो ना, फुली सिंथेसिस भी कब हो रहा है, जब वो यहां पे जाके लगता है। ठीक है। तो वो कह रहा है फुली सिंथेसिस होगा, सिग्नल सीक्वेंस रिमूव हो जाएगा, और विदाउट बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईआर। ठीक है। तो फुली तो देखो बनना ही नहीं है, फुली बनने के लिए जैसे वही है जो नॉर्मल हमने मैकेनिज्म देखा है कि एसआरपी जो है इट विल कैरी इनटू द रिसेप्टर विच इज इन द ईआर मेम्ब्रेन, तो ये भी गलत है। तो फुली सिंथेसिस वाले तो सारे ही गलत हैं, पूरा तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि ईआर की मेम्ब्रेन ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इट विल बी, जो उसकी टर्मिनेशन है वो प्री मैच्योरली हो जाएगी। तो इसमें एक ही आउटकम जो है वो हमें सही लग रहा है, वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्यूटेटिव माइटोकॉन्ड्रियल सिग्नल पेप्टाइड वाज अटैच्ड टू द एंड टर्मिनस ऑफ द डीएचएफआर प्रोटीन। ठीक है, जैसे एक प्रोटीन है जो कि मेमेलियन सेल्स में एक्सप्रेस होता है, उसके एंड टर्मिनस पे हमने एक सिग्नल पेप्टाइड लगा दिया ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाए। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने आइसोलेट करा, कहते ठीक है, एक फ्रैक्शन वाज ऑस्मोटिकली शॉक ब्रीफली। ठीक है। तो आपने जो माइटोकॉन्ड्रिया जो को आइसोलेट करने के बाद उसके एक फ्रैक्शन को, ठीक है, उसको आपने ऑस्मोटिकली शोक दिया। हमने क्या देखा कि जो ऑस्मोटिकली शोक था और जो अनट्रीटेड था, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन बताया ना, तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे हैं जिनको हमने ऑस्मोटिक शोक दिया, कुछ को हमने ट्रीट नहीं, अनट्रीटेड पूल्स को दे वर ट्रीटेड विद प्रोटीएज। ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट डीएचएफआर वॉज इंटैक्ट इन बोथ केसेस। तो सिग्नल पेप्टाइड का क्या फंक्शन है, देखो अगर उस अब वो कह रहा है कि इट टारगेट्स डीएचएफआर टू द माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। देखो अगर तो वो मेम्ब्रेन में होगा तब तो ऑस्मोटिकली शॉक से, ऑस्मोटिक शॉक से एक तो वो अलग हो जाएगा, और दूसरा ये भी है ना कि प्रोटीएज उसको डिग्रेड करेगा, लेकिन आप कह रहे हो डिग्रेड नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि ऑस्मोटिक शॉक से तो आप मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर रहे हो, और मेम्ब्रेन से अगर डिसरप्ट हो रही हैं और उसके बाद तो फिर प्रोटीएज जो है उसको उसको डिग्रेड करना चाहिए। ठीक है। तो एक में तो आउटर मेम्ब्रेन देखा है फेसिंग द साइटोसोल, inner membrane facing the intermembrane space, outer membrane facing the intermembrane space। ठीक है। अब देखो क्या है ना, अगर तो मेम्ब्रेन में है, क्योंकि आउटर और इनर मेम्ब्रेन को ऑस्मोटिक शॉक देने से वो डिसरप्ट होगी,
तो उसके हिसाब से तो फिर प्रोटीन बाहर आ जाना चाहिए और प्रोटीज उसको डिग्रेड कर देगा। लेकिन वो कह रहा है कि ऑस्मोटिकली शॉक है और अनट्रीटेड, अनट्रीटेड मतलब जिसको आपने शॉक नहीं दिया। तो दोनों को जब हमने प्रोटीज का ट्रीटमेंट दिया तो DHFR इंटैक्ट इंटैक्ट रहा। तो इसका तो मतलब बस यही बनता है कि वो कहाँ पर है, मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है। क्योंकि अगर वो, जैसे मान लो अगर तो बाहर की मेम्ब्रेन में होता सो प्रोटीज सीधा ही डिग्रेड कर देता, ठीक है। अगर वो बेसिकली आपका, आपने ऑस्मोटिक शॉक दिया, फॉर एग्जांपल आउटर मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता फिर भी प्रोटीज उसको डिग्रेड करता। तो अगर प्रोटीज उसको डिग्रेड नहीं कर पा रहा है या वो इंटैक्ट रह रहा है, इसका मतलब एक ही मतलब बनता है कि वो जो स्पेसिफिक आपका DHFR है, ठीक है ना, तो वो इनर मेम्ब्रेन में ना आउटर मेम्ब्रेन में है, तो वो कहां पर होना चाहिए, मैट्रिक्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आफ्टर सिंक्रेनाइजिंग मेमेलियन सेल्स इन कल्चर विद ए डबल थायमिडिन ब्लॉक, ठीक है। देखो क्या होता है, नॉर्मली आपके पास एक एसिंक्रोनस मिक्सचर ऑफ सेल है जिसमें कोई सेल G1 स्टेज में है, कोई S स्टेज में है, कोई G2 स्टेज में है, कोई M स्टेज में है। यू वांट कि सारे के सारे सेल्स सिंक्रेनाइज हो जाएं, तो उसके लिए हम डबल थायमिडिन ब्लॉक मतलब थायमिडिन का ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर उसको हमने फ्रेश मीडियम में रिलीज करा। आफ्टर 6 आवर हमने सेल्स को 4 सेट्स में स्प्लिट करा, और एक को हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक है, थिंग। दूसरे वाले को हमने क्या करा, प्रोटियाजोम, दूसरे वाले को हमने क्या दिया, प्रोटियाजोम इनहिबिटर। देखो प्रोटियाजोम इनहिबिटर जब भी हमारे बेसिकली सेल साइकिल में आता है, तो बेसिकली हम बात करते हैं तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ही क्या करता है, वो सेल को मेटाफेज से एनाफेज में लेके जाता है, क्योंकि वो एक तरह से आपकी जो साइक्लिन है, साइक्लिन जो बी है, ठीक है, उसकी क्या कराता है, आपकी डिग्रेडेशन, ठीक है। APC की हम बात करते हैं, क्योंकि जो CDK1 साइक्लिन बी, वो पहले तो इंटैक्ट रहता है। APC का काम होता है जिसे हम यूबिक्यूटिन लाइगेज बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन। अगर मैं प्रोटियाजोम, अगर मैं APC को इनहिबिट करा रहा हूं, तो इसका मतलब तो ये बनना चाहिए कि जो सेल है वो मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जा पाएगा, और यू कैन से कि वो मेटाफेज में रेस्ट हो जाएगा। मायोसिन 2 इनहिबिटर, देखो ये भी हमने पढ़ा है कि जब साइटोकाइनेसिस के टाइम पे यहाँ पर एक एक्टिन मायोसिन की रिंग बनती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ठीक। अगर हम किसी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो माइसिन 2 अगर हम देंगे तो फिर साइटोकाइनेसिस, मतलब माइसिन 2 को इनहिबिट कर देंगे तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। और नोकोडेजोल ये भी एक तरह से ड्रग होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को मतलब उसी उसके मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का जो प्रोसेस है उसके साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो अगर तो हमने कुछ नहीं दिया, तो फिर हमारे सेल्स जो है वो सिंक्रोनाइजली डिवाइडिंग सेल होने चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर खत्म होगी, क्योंकि बाकी तीनों में सिंक्रोनाइजली डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। क्योंकि जो डबल थायमिडिन ब्लॉक है उसका बेसिकली फंक्शन यही है कि उसका फंक्शन क्या है कि हमें उसको सिंक्रोनाइजली क्या कराना है, डिवाइड कराना है। आपने प्रोटियासोम इनहिबिटर दे दिया तो इट हैज टू बी मेटाफेज अरेस्ट, ठीक है। अब वो एक ही ऑप्शन में है, तो और तो कोई बनेगा ही नहीं। और अगर मायोसिन 2 दे दिया तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो इट हैज टू बी बाइन्यूक्लिएट सेल और नोकाडेजोल, तो प्रो मेटाफेज। नोकाडेजोल एक तरह से ड्रग है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो, क्यों क्या होता है ना, जब सेल डिवाइड करता है तो माइक्रोट्यूब्यूल पहले पॉलीमराइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं आपके डीपॉलीमराइज, ठीक है ना। जनरली हम पढ़ते हैं कि वो मेटाफेज तक पॉलीमराइज करता है, बट जब मेटाफेज से एनाफेज में जाता है तो डीपॉलीमराइज। तो नोकाडेजोल का जो रोल है दैट इज रिलेटेड टू द बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायनामिक्स है उसके साथ ये बेसिकली उसके साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर हमें पहले तीन पता है तो हम इजिली फोर्थ भी जज कर लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपके इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए, जो कि आपका मार्च में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हो जनरली जो क्वेश्चन आर्क है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपका ये है मेम्ब्रेन, तो आपने देखा मॉर्निंग शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन मेम्ब्रेन से रिलेटेड थे, ये भी मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। ये आपका ER से रिलेटेड आ गया, ये लिपिड्स ऐसा भी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में था। और ये भी जैसे उसमें हमने गोल्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, KDL वाला, यहाँ पर थोड़ा लाइसोसोम से रिलेटेड आ गया, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये भी ER से रिलेटेड है। आपको ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए कि जनरली जो सिक्रीटरी प्रोटीन, एक्चुअली क्या होता है ना, ER पे जो प्रोटीन बनता है या तो उसको ER की मेम्ब्रेन का पार्ट बनते हैं, जिसको तो ER में रहना वो तो ER में ही रहते हैं, बट जिनको सिक्रीट होना होता है उनको बेसिकली वो ER के ल्यूमन में जाते हैं, और उससे आगे फिर वो आगे गोल्जी में जाएंगे, फिर आगे जाके सिक्रीट होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, और ये आपका सेल साइकिल। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, सेल बायोलॉजी मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स पता हो, सेल मेम्ब्रेन का नेचर पता हो अच्छे से। ठीक है, आपको फिर मेम्ब्रेन के बाद हम जनरली बात करते हैं आपका जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसमें जितनी ऑर्गेनेलिज हम पढ़ते हैं, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है सेल साइकिल। ठीक है, ये सब पेट क्वेश्चन हैं, सेल साइकिल पे आएंगे। और उसके बाद जो टॉपिक हमारा होता है दैट इज साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो उसमें तो साइटोस्केलेटन पे भी क्वेश्चन है, इसमें साइटोस्केलेटन पे इतना क्वेश्चन नहीं आ रखा। बट मॉर्निंग शिफ्ट में साइटोस्केलेटन, एक्टिन से रिलेटेड जो मायोसिन्स होते हैं, मतलब जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, so this is all about this session. I hope you like this video, and for all these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.